पूरी तरह से टूट चुकी है। वही अंश बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनल हो रहा होता है। तभी अनुपमा अंश को जाके समझाती है। तभी यहाँ पे अंश रो रहा होता है और कह रहा होता है कि सारी की सारी मेरी ही गलती है। तभी परी यहाँ पे कहती है कि अब तू चुप हो जा, वरना मैं तुझे अभी के अभी थप्पड़ लगा दूंगी। हम सभी को पता है कि तू प्रार्थना से कितना ज्यादा प्यार करता है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक हादसा है। और तभी राजा भी कहता है कि अंश जीजू, आप प्रार्थना दीदी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए नजर आती है, कहती है कि कान्हा जी सब कुछ एकदम ठीक रखना। आगे हम देखते हैं राही और प्रेम घर जा रहे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं कि जो पापा और मोटी बा ने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे राही कहती है कि उनका गुस्सा भी जायज है, क्योंकि शाह हाउस जाते ही प्रार्थना को चोट लग गई। शायद कभी कभी मम्मी के फैसले भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि अगर मम्मी प्रार्थना को शाह हाउस नहीं लेके जाती तो आज प्रार्थना की हालत ऐसी नहीं होती। तभी प्रेम कहता है कि पापा ने जो भी कुछ किया क्या वो बिल्कुल सही था। पापा ने अंश को बिना कारण ही जूतों से मारा। तब यहाँ पे राही कहती है कि अगर प्रार्थना कोठारी हाउस में रहती तो वहाँ पे उसका सब ख्याल रख रहे होते हैं और वो बिल्कुल ठीक होती। वो वहाँ नहीं है, इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। क्योंकि शाह हाउस में कोई भी नहीं है जो कि उनका ध्यान अच्छे से रखे, क्योंकि बाबूजी की अभी उम्र हो चुकी है, मम्मी वहाँ रहती नहीं है। तो वही पाखी और तोशु भाई से तो उम्मीदें नहीं की जाती, तो वही किंजल भाभी है जो कि बिजी रहती है अपने काम में। प्रेम कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि जैसे कि प्रार्थना जो है वो दुनिया की पहली लड़की है जो कि प्रेग्नेंट हुई है। अभी प्रेम कहता है कि तुम ऐसे क्यों प्रेजेंट कर रही हो जैसे कि प्रार्थना के साथ बहुत गलत हुआ। प्रार्थना कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है वो खेतों में जाती है, ऑफिस जाती है, अपने काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप पे कुछ कर नहीं सकती, बल्कि किसी पे डिपेंडेंट ही रह जाए। तभी यहाँ पे राही कहती है कि लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके साथ कोई ना कोई रहता है। मम्मी ने इस तरह से प्रॉमिस करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि मम्मी 2 दिन के अंदर ही यहाँ से मुंबई चली जाएगी। और इन सब के बाद अगर कोई ऊंच नीच हो जाएगी ना तो इन सब के बाद सभी हाथ धो के मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे। और कोई अगर मम्मी को बुरा भला बोलता है ना, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी भी मम्मी सिर्फ और सिर्फ दिल से ही सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। और इसी वजह से हमेशा ही मम्मी धोखा खा लेती है। तब यहाँ पे राही को अनुपमा का वॉइस नोट आता है, जिसमें अनुपमा कह रही होती है कि राही, मुझे पता है तू ये समझ रही है कि आखिरकार मैंने ये जिम्मेदारी क्यों ली और क्यों ये सब कुछ किया। तब यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी ना तो तुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और हम सभी तेरे ससुराल वालों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। वही आगे हम देखते हैं पराग का सीन, जहाँ पे पराग घर पे आके अपने सिर पे ठंडा ठंडा पानी डाल रहा होता है। और तभी यहाँ पे गौतम आग में घी डालने का काम करता है। कहता है कि देखा डैड, मैं जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सही था। मुझे पता था मैं जो कुछ भी कह रहा था उससे आप सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी मोटी बा कहती है कि पराग, गौतम इस बार बिल्कुल सही कह रहा है, तूने बेटी के मोह में आके हम सभी को चुप करा दिया था। और तभी गौतम भड़काते हुए कहता है कि अब क्या फायदा मोटी बा, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो तो अब हो ही चुका है। इतना सब होने के बावजूद भी प्रार्थना उन साहस के साथ ही रहना चाहती है, घर नहीं आना चाहती। लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी रिस्क नहीं ले सकता। और तभी गौतम वो पेपर्स लेके आता है और कहता है कि मोटी बा, इन पेपर्स पे मुझे प्रार्थना के साइन चाहिए। और तभी माही भी इनका सपोर्ट करते हुए नजर आती है और कहती है कि गौतम जी नहीं चाहते कि बच्चा कोई भी रिस्क में हो, वो नहीं चाहते कि बच्चा शाह हाउस में हो। ऐसे में हमें इस पेपर्स पे साइन करा लेना चाहिए कि प्रार्थना और बच्चे का बाद में एक साथ नहीं रह सकते, बल्कि गौतम जी का ही उस बच्चे पे अधिकार रहेगा। और तभी ख्याति माही की ओर देखती है तो माही अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी मोटी बा कहती है कि तुम माही को आंखें क्यों दिखा रही हो। माही जो कुछ भी बोल रही है ना वो एकदम ठीक बोल रही है,
तभी पराग गौतम के हाथों से वो पेपर छीनता है और दूर फेंक देता है। और यहाँ पे पराग कोठारी गौतम से कहता है कि ना ही तुम मेरी बेटी को कॉल करोगे, ना ही मैसेज करोगे, ना ही कोई धमकी दोगे, उसके पास से तुम हमेशा ही दूर रहेंगे। तब यहाँ पे पराग कोठारी का कॉल बजता है और यहाँ पे रजनी का कॉल आता है और तभी वो कहता है कि कम से कम आप तो अच्छी खबर ही सुनाओगे। और तब यहाँ पे रजनी कहती है कि मैंने खुशखबरी देने के लिए ही आपको कॉल किया है और सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कल का इंतज़ार है और चॉल को लेकर जो भी कल से प्रोसेस होने वाला है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। तभी पराग कहता है कि थैंक यू, मैं कल सुबह ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और तभी रजनी सोच रही होती है कि सुबह तक का वक्त कैसे कटेगा। तो ही अगली सुबह हम देखते हैं अनुपमा को, जो कि कान्हा जी को भोग लगा रही होती है। जैसे ही अनुपमा कान्हा जी को भोग लगा रही होती है तभी वो भोग नीचे की ओर गिर जाता है। तभी अनुपमा कहती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी अनुपमा के फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है। तभी अनुपमा उस प्रसाद को उठा लेती है और देखती है कि जस्सी का कॉल आ रहा है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि जस्सी क्या हुआ, वहाँ सब कुछ तो ठीक है ना। तब यहाँ पे जस्सी कहती है कि यहाँ पे बिल्डर और वो सब कुछ आए हैं और इस चौल को तोड़ना चाहते हैं और हमें जल्दी इस चौल को खाली करने के लिए कह दिया है और यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो पेपर्स पे सिग्नेचर करके दिए थे कि हमें रीडेवलपमेंट नहीं करवाना है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मेरी बात उन बिल्डर से कराओ। तब यहाँ पे बिल्डर कहता है कि आप जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टनर से कह सकते हो। और तब अनुपमा कहती है कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने तो हमें नोटिस भी नहीं दिया। तब बिल्डर यहाँ पे कहता है कि अनुपमा जी, हमने आपको नोटिस दिया था, आप ही ने ध्यान नहीं दिया होगा। अनुपमा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रजनी ने वैसे भी हमें प्रॉमिस किया है कि हमारा चौल नहीं टूटेगा। तभी अनु बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे। तभी अनु रजनी के पास कॉल करती है और तभी बिल्डर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, हमने आपको नोटिस भेजा था, आपने हमारी नोटिस पे ध्यान नहीं दिया। हम तो बस यहाँ पे ये कहने के लिए आए हैं कि ठीक 12 बजे हमारा बुलडोजर यहाँ पे आ जाएगा और चौल के सभी घर गिराते हुए नजर आएगा। तभी सभी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे बिल्डर कह देता है कि मेरे पास कोर्ट के नोटिस भी है और सारी परमिशन भी है। और तभी बिल्डर अनुपमा को पेपर्स दिखाता है और कहता है कि मैडम ये आप ही के साइन है, आप ही ने किया था। और तभी यहाँ पे जस्सी कहती है कि सच अनु, ये तो हम सबके सिग्नेचर है। तब अनु को याद आता है कि रजनी ने कैसे उससे जल्दी में सिग्नेचर करा लिए थे। और तभी बिल्डर कहता है कि आप सभी लोगों को जो करना है वो आप सब कर लो, लेकिन ठीक 12 बजे इस चौल पे बुलडोजर चलेगा। तभी जस्सी कहती है कि अनु, तूने तो कहा था ना कि हमारा चौल कभी भी नहीं टूटेगा, तो प्लीज़ अनु जल्द से जल्द तू यहाँ पे आ जा। और तभी अनु सोचती है कि रजनी ने ही किस तरह से उस दिन उन सभी पेपर्स पे साइन कराए थे। अब यहाँ पे अनुपमा को सब लोगों की बात याद आती है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। किस तरह से अनुपमा ने रजनी पे भरोसा किया और उसका भरोसा पूरी तरह से टूट गया। वहीं दूसरी ओर हमें रजनी दिखाई जाती है, जहाँ पे रजनी कह रही होती है अब तो शुभ वक्त शुरू हो चुका है, तो ऐसे में घड़ी भी अब शुभ ही पहननी चाहिए। रजनी अपनी घड़ी पहन लेती है और कहती है कि मुझे अब अनु से बचकर ही रहना होगा। वहीं दूसरी ओर हम बाबूजी को देखते हैं, जहाँ पे बाबूजी बा से कह रहे होते हैं कि लीला, जो कुछ भी हुआ है अब उस पे मिट्टी डाल और सब कुछ भूलकर आगे बढ़। वही हम देखते हैं कि अनु कोने में बैठी होती है, पूरी तरह से बेहाल होती है। जैसे ही बा उसे देखती है ना, तो बा जोर से अनु आवाज़ देती है। तभी सभी घर वाले अनु के पास आते हैं और वही जो बाकी लोग सोए होते हैं वो भी उठ के फटाफट से अनुपमा के पास आ जाते हैं। और तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मेरा चौल टूट जाएगा, बिल्डर आया था, बिल्डर ने बताया कि अब वो टूटने वाला है। तभी परी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रजनी आंटी ने तो बोला था कि अब चौल
चौल पे कोई भी आँच नहीं आएगी, चौल बिल्कुल सेफ रहेगा। तब अनुपमा कहती है कि मेरे पास जेसी का कॉल आया था और जेसी ने मुझे अभी के अभी वहाँ पे बुलाया है। यहाँ पे बा कहती है कि नहीं अनु, तुम चौल नहीं जाएगी, तुम मुंबई नहीं जाएगी। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि चौल वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, मैं नहीं गई तो बिल्डर वो चौल तोड़ देगा। तभी अनुपमा कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उन सभी लोगों को बचाऊँ। आप सभी ने देखा ही होगा, मेरे चौल में मेरे हाथों के छापे भी लगाए थे। उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस चौल को सिर्फ और सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ और मुझे जाना ही होगा। तब यहाँ पे बा कहती है नहीं अनु, तू यहाँ से नहीं जा सकती। तुझे पता है ना कोठारीस, अगर तू यहाँ से चली गई और प्रार्थना को कुछ हो गया तो वो तो हमारी जान ही ले लेंगे। वही चौल में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि चौल में सभी घर हमारे हैं और हम अपने घरों को बिल्कुल भी खाली नहीं करेंगे। चौल की औरतें कहती हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी चौल को नहीं टूटने देंगे। सभी कहते हैं कि अनुताई ने जिम्मेदारी ली थी कि हमारा चौल नहीं टूटेगा, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है, अब उन्हें यहाँ पे आना ही होगा। यहाँ पे जैसे कहती हैं कि रजनी, वरुण और भारती, इन तीनों का कॉल लग नहीं रहा है, लेकिन अनुपमा को मैंने कॉल कर दिया है और अनु जल्दी यहाँ पे आने वाली है। अभी चौल वाले कहते हैं कि अब हमें अनुपमा ही बता सकती है कि आखिरकार उन एनओसी के पेपर्स पे साइन कैसे हुए। तभी जैसे यहाँ पे कहती है कि अनु को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये पेपर चेंज कैसे हो गए, क्योंकि अनुपमा ने जिन पेपर्स पे साइन किया था वो रीडेवलपमेंट को रोकने वाले पेपर्स थे। अब यहाँ पे अनुपमा आ जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तभी अनुपमा कहती है कि मैं मुंबई जाऊंगी, आप सभी लोग हैं जो कि प्रार्थना का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अगर चौल टूट गई, इतने लोगों का घर टूट गया ना, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो मेरे भरोसे पे है। मैं वहाँ पे जाके वापस आ जाऊंगी, आप सब प्लीज़ पराग जी को कुछ मत बताइएगा। तब यहाँ पे बा कहती हैं कि तू वहाँ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तू वहीं रुक जाएगी, तेरा काम वहाँ पे पड़ेगा तो तू वापस नहीं आ पाएगी और ऐसे में मैं प्रार्थना को कैसे संभाल पाऊंगी। सिर्फ तू ही है यहाँ पे जो कि प्रार्थना को संभाल सकती है, इसलिए तू कहीं भी नहीं जाएगी। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि बा मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा क्योंकि 12 बजे वो लोग चौल को तोड़ने के लिए आ जाएंगे, लेकिन मुझे उन सबसे पहले वहाँ पहुँचना होगा। अब यहाँ पे तोशु कहता है कि मम्मी बात तो फ़ोन पर भी हो जाएगी, लेकिन तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं होगा। वो लोग कह रहे हैं कि एनओसी पे मेरे भी साइन है, लेकिन मैंने किसी भी एनओसी के पेपर्स पे साइन नहीं किए। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे अनुपमा वहाँ पे जाने चाहती है। ऐसे में बापूजी और घर वाले सभी लोग अनुपमा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अनुपमा वहाँ जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं प्रेम, राही और प्रेरणा, ये तीनों लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पराग भी मुंबई के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं अनुपमा चौल पहुंचती है, तभी वहां पे बुलडोजर आता है। जैसे ही बुलडोजर चौल पे चलने वाला होता है, सामने अनुपमा आ जाती है। वही हम देखने वाले हैं प्रेम, राही, प्रेरणा, ये सब अनुपमा को वहां देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे राही परेशान हो जाती है अपने मम्मी को वहाँ देखकर, क्योंकि वो सोच रही होती है अगर ये सब कुछ मोटी बा को पता चल गया तो मोटी बा तो गुस्से में लाल हो जाएगी और मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेरणा का ख्याल रखने का वादा किया था, प्रेरणा को अपने साथ लेके गई थी। ऐसे में वो कैसे ये सब छोड़ के यहाँ आ सकती है। हम दूसरी ओर पराग, कोठारी और रजनी दोनों को देखते हैं, जो कि दोनों मिलकर चौल के पास जा चुके हैं। तो वही अनुपमा बुलडोजर के सामने खड़ी होती है और उसी वक्त अनुपमा को पता चल जाएगा कि पराग, कोठारी और रजनी दोनों एक साथ है, गौतम भी इनके साथ है और ऐसे में ये तीनों ही मिलकर इस चौल को तुड़वाना चाहते हैं, इन सबको फंसाना चाहते हैं। वहाँ पे अनुपमा पराग, कोठारी को कह तो देती है, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा। और तभी अनुपमा को समझ आता है कि आखिरकार रजनी ने धोखे से एनओसी के पेपर्स पे साइन ले लिया था और इतना बड़ा धोखा दिया रजनी और पराग ने मिलकर अनुपमा